हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा एक मैसेज जो है शेयर किया जाता है दो पर्सन्स के बीच में। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और मैसेज वो होता है जो कि इन्फॉर्मेशन हमारी शेयर करनी है हमें किसी दूसरे से। तो हमारी कंट्री में कम्युनिकेशन के क्या क्या मीन्स हैं? हमारा कम्युनिकेशन जो है ना वो दो तरीके का होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन और एक मास कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन होता है हमारा जो हम मतलब होता है ना, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जो होती है पर्सनल होती है, तो किसी को दिखाई नहीं सकते है ना। तो इस तरह से हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन वो होता है जब हम एक से ज़्यादा पर्सन्स पे अपना कोई मैसेज जो है वो शेयर करते हैं, पब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद हमारा टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, ये सब भी हमारे कम्युनिकेशन का ही एक मीन्स है। अब जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है ना वो लार्जेस्ट है इस पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का मीन्स है। कौन है? क्या है? इंडियन पोस्टल नेटवर्क। फिर हमारे पास आते हैं मेल्स। मेल्स होते हैं हमारे दो तरह की कैटेगरी में हमारे मेल्स को बांटा गया है। हमारे हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास मेल्स हमारे उसमें वो आता है जिनका पहुंचना इस टाइम तक ज़रूरी होता है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम तक अगर वो ना पहुंचे तो उनका फिर बाद में कोई काम नहीं रह जाता। जैसे कि शादी के कार्ड वगैरह हो गए, या फिर जिनको थोड़ी ज़्यादा सी हम कह सकते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फेवर करने लगता है कि इसको जो है थोड़ा पहले भेजना पड़ेगा क्योंकि इसका टाइम निकल जाएगा। जैसे कि शादी के कार्ड्स होता है, अगर शादी निकल गई तो फिर कार्ड के पहुंचने का क्या फ़ायदा है ना। तो कार्ड्स एनवेलप से जाते हैं हमारे फर्स्ट क्लास मेल के थ्रू। फिर इसमें लैंड एयर दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारे पास सेकेंड क्लास। इसमें हमारे बुक पैकेट्स, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, ये सब आते हैं। फिर हमारे पास ना अब ये जो हमारे मेल्स होते हैं इनको लार्ज टाउन से सिटीज़ तक पहुंचाने के लिए 6 मेल चैनल्स हैं। पहले हमारा राजधानी चैनल, दूसरा पीरियोडिकल चैनल, तीसरा है मेट्रो चैनल, फिर बल्क रेल चैनल, ग्रीन चैनल एंड बिजनेस चैनल। आपको इनके बारे में कुछ याद नहीं करना, बस आपको ये इनको याद रख लेना, कभी आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आप लिख दो। अब हमारे पास ना एक डिड यू नो है जो कि बहुत अच्छा है। डिजिटल इंडिया इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया का मतलब है कि हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी का एक तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना, ऊपर से हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना, ना कि सिर्फ अपने देश की बल्कि सारे देशों की हर चीज़ की नॉलेज होना। तो डिजिटल इंडिया क्या है? इंडियन टैलेंट, यानी कि जो भारतीय लोगों में टैलेंट है उसमें जब हम टेक्नोलॉजी का तड़का लगा दें तो हमारा कल का भारत बन के तैयार हो जाता है। अब जो इंडिया है पूरे एशिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है हमारे इंडिया के पास। मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग टेलीफोन फैसिलिटी। यानी कि हमारे पूरे इंडिया में जो 2/3 हिस्सा है विलेजेस का, विलेजेस मतलब जो हमारे गांव है उनका 2/3 जो पार्ट है ना, वहाँ पे हमारा एसटीडी फैसिलिटी होती है ना, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। वो एसटीडी होता है एक छोटा सा, उसके अंदर हम ऐसे कॉल करते हैं ना। तो ये जो एसटीडी की फैसिलिटी है ये हमारे 2/3 विलेजेस में पहुँच चुकी है। अब जो गवर्नमेंट है वो इसको और मजबूत बनाने के लिए ये जो हमारा एसटीडी की फैसिलिटी है ना, इसको 24 घंटे के लिए भी करना चाह रही है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंडिया में एसटीडी की फैसिलिटी को यूनिफॉर्म बनाना चाहती है, कांस्टेंट बनाना चाहती है। अब क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा होगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हमारा कोई मैसेज सिर्फ एक पर्सन को नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों में पब्लिश हो रहा है, शेयर हो रहा है। इसमें हमारे नेशनल प्रोग्राम्स भी आते हैं, पॉलिटिक्स भी आती हैं। फिर इसके जो कुछ कंपोनेंट्स है वो रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्म्स, ये सब हमारे मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। क्योंकि बुक्स या मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स ये सब सिर्फ एक व्यक्ति को थोड़ा ना दिए जाते हैं, तो पब्लिश किए जाते हैं बहुत सारे लोगों के बीच। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि एयर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आकाशवाणी। ये जो है हमारे रेडियो में होता है ना कि बताने लगते हैं कि आज का वेदर कैसा रहेगा, या फिर कोई भी
किसी भी चीज़ पे जो है कोई प्रोग्राम आने लगता है तो इसे हम कहते हैं आकाश, मतलब वो पहले आकाशवाणी वैसे कह देते हैं, बाकी इंग्लिश में इसका ऑल इंडिया रेडियो है, शॉर्ट फॉर्म इसकी AIR है। इस पे तरह तरह के प्रोग्राम आते हैं, चाहे वो नेशनल लैंग्वेजेस से रिलेटेड हो, रीजनल लैंग्वेजेस से रिलेटेड हो या लोकल लैंग्वेजेस से। फिर उसके बाद आता है हमारे पास दूरदर्शन। ये हमारा इंडिया का नेशनल टेलीविज़न चैनल है। It broadcasts a variety of programs from entertainment, education to sports etc. for people of different age groups। यानी कि ये जो हमारा चैनल है इस पे हर एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए जो है ना कोई प्रोग्राम आता है। अगर आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी, फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी आएगी, फिर जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए भी कोई आएगा, जो हमारे यंग होते हैं उनके लिए भी कोई आएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। तो हमारी कंट्री में जो है न्यूज़पेपर्स अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग डायलेक्ट्स में पब्लिश होते हैं। मतलब 100 तक लैंग्वेजेस तक में हमारी न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। डायलेक्ट का क्या मतलब होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और डायलेक्ट का मतलब होता है उस भाषा को बोलने का एक लहजा, है ना। तो डायलेक्ट का मतलब हो गया लहजा। फिर हमारी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा जिस तरह के न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं वो है हमारे हिंदी के, मतलब हिंदी न्यूज़पेपर हमारे सबसे ज़्यादा पब्लिश होते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ 40% जो हमारी जनता है वो हिंदी बोलती है, बाकी तो नहीं बोलते ना, तो उनके लिए इंग्लिश, उर्दू या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस की फैसिलिटीज़ भी है। फिर नेक्स्ट है हमारा फीचर फिल्म्स। तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स का। इसमें हमारी शॉर्ट फिल्म्स भी आ जाती है, फिर वीडियो फीचर फिल्म्स भी आ जाती है, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स भी आ जाती हैं। फिर इनकी ये किसके द्वारा ऑथोराइज़ की जाती है? ये है हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जैसे कि हमारे CBSE वाले के लिए है ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ऐसे ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसमें ना हमारे मतलब ऐसे UA भी लिखा आता है, A भी लिखा आता है कि अंडर एज, मतलब कि कोई भी देख सकता है। एज यानी कि सिर्फ बड़े लोग देख सकते हैं ना, वह देखते हो आप, देखते हो जब कोई पिक्चर स्टार्ट होने वाली होती है, तो इसलिए होती है कि अंडर एज देखेंगे या सब देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड की। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम किन्हीं भी गुड्स सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं दो कंट्रीज़ या दो लोग या दो स्टेट्स के बीच में, उसे हम कहते हैं ट्रेड। अब जब हम दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अभी हमारा किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकता है, चाहे वो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो या लैंड रूट हो। अब मार्केट जो है एक ऐसा प्लेस बनता है जहाँ पे इस एक्सचेंज का हमें रियल में काम होता है कि एक कंट्री से हमारे यहाँ पे कुछ सामान आएगा तो मार्केट में जाएगा जिससे कि वो लोगों तक पहुँचे, या हमारी कंट्री से दूसरे देश तक कोई सामान जाएगा तो मार्केट में जाएगा जिससे कि वो वहाँ के लोगों तक पहुँचे। अब हमारे लोकल ट्रेड तो वही होते हैं ना कि सिटीज़, टाउन्स, स्टेट लेवल, इन सब पे जो हमारा एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का, वही होता है हमारा लोकल ट्रेड। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज़ एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यानी कि हमारे यहाँ पे कैसा ट्रेड हो रहा है, हमारी कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन है, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी कंट्री की में क्या डेवलपमेंट हो रही है, कितना उसके पास पैसा है। इंटरनेशनल ट्रेड के बिना तो कोई कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि किसी के पास कोई किसी तरह का रिसोर्स प्रेजेंट है, किसी के पास किसी और तरह का रिसोर्स प्रेजेंट है, तो सबको ट्रेड करना तो बनता है। फिर हमारे ट्रेड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, की ट्रेड में किस तरह का बैलेंस बना हुआ है। ये भी हमारे दो तरह का होता है, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। जब हमारा जो एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू इंपोर्ट से ज़्यादा होती है तो हमारा होता है फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अब वहाँ से हमारे पास आएगा पैसा। क्या आएगा? पैसा। तो यानी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में डेवलपमेंट होगी। बट अगर हम अनफेवरेबल बैलेंस की बात करें तो जब हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा होने लगता है एक्सपोर्ट से, तो फिर हमारा अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं, क्योंकि फिर इम्पोर्ट है, हम किसी और कंट्री से मंगा रहे हैं तो हमें उन्हें पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी ना दे देंगे वो हमको। तो जब हम उनको पैसे देंगे तो हमारे पैसे जा रहे हैं ना कि आ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाले कि फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है।
अब जो इंडिया है हमारा, उसके तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का ट्रेडिंग करते हैं ना। दो कंट्रीज़ के बीच के ट्रेड को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, याद रखना। अब क्या क्या कमोडिटीज़ हमारे एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जेम्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, केमिकल्स हो गए, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट हो गया, या फिर किसी और कंट्री में कोई अच्छा प्रोडक्ट है हमने मंगा लिया, है ना। बाकी हमारा पेट्रोलियम हो गया, और मतलब पेट्रोलियम रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना, तो इन सब का हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हमारे इंडिया को ना सॉफ्टवेयर जाइंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी है, तो इसलिए हमें सॉफ्टवेयर जाइंट भी कहा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। अब हम बात करते हैं टूरिज़्म एज अ ट्रेड। जो टूरिज़्म है, क्या वो ट्रेड है? जी हाँ, वो भी ट्रेड है। इन पिछले 30 सालों में ऐसा देखा गया कि टूरिज़्म यानी कि हमारे यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं ना, वो उसका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो अलग प्रकार का कल्चर है, अलग प्रकार की संस्कृति है ना, मतलब बहुत ही अच्छा कल्चर है, हेरिटेज है। तो इसको देख के जो लोग हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो प्रभावित होते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सुंदर कल्चर है, इतने सारे स्टेट्स है, सबका अलग अलग कल्चर है, सबके अलग अलग खान पान है, सबका अलग अलग ट्रेडिशन है। एंड हमारे यहाँ पे मंदिर भी इतने ज़्यादा हैं, मस्जिद भी इतनी ज़्यादा है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में, जिसको लोग देखने दूर दूर कंट्री से आते, दूर दराज से आते हैं। वाई फॉरेन कंट्रीज़ विजिट इंडिया? अभी मैंने आपको बता दें, क्योंकि हमारे यहाँ का हेरिटेज इतना अच्छा है, ट्रेडिशन इतना अच्छा है, खान पान इतना अच्छा है, कल्चर इतना अच्छा है, कि लोग जो है हमारे यहाँ की हर चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होने के बाद वो यहाँ पे सोचते हैं कि एक बार तो चले ही जाए, मतलब बाद में आए ना आए, पर एक बार तो होके ही आते, कि देखते हैं यहाँ पे ऐसा है क्या, कि सब लोग आ जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।